नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत के रोड मैप पर उन्होंने युवाओं के साथ किया संवाद। कहा, देश का युवा ही देश को विकसित राष्ट्र बना सकता है। दिल्ली चुनाव में भाजपा आप का पोस्टर वॉर जारी। भाजपा ने केजरीवाल पर झूठे वायदे करने का लगाया आरोप। आतिशी ने क्राउड फंडिंग के जरिए जनता से मांगी मदद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सली ढेर। नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश से बढ़ी ठंड। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आंधी तूफान के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना। कई क्षेत्रों में घने कोहरे का अलर्ट। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ। भारत के सुमित नागल, रोहन बोपन्ना, श्रीराम बालाजी और युगी भांभरी उतरेंगे कोर्ट पर। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा जताया और कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प सिद्धि में बदल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बड़े लक्ष्य तय करने ही होंगे। बड़े सपने देखना, बड़े संकल्प लेना और उन्हें तय समय में पूरा करना असंभव नहीं है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बड़े लक्ष्य तय करने ही होते हैं। जो ये सोच करके बैठे रहते हैं, अरे छोड़ो यार, होता रहता है, अरे चलो भाई ऐसे ही चलता रहेगा, अरे क्या जरूरत है यार, लोग कोई भूखे थोड़े मरते हैं, चलता है ना, चलने दो, अरे कुछ बदलने की क्या जरूरत है, काहे को सर खपाते हो यार। जो लोग इस भावना में दिखते हैं ना, वो चलते फिरते हैं, लेकिन मरी हुई लाश से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ी के बयान का हवाला देकर खुद युवाओं का परम मित्र बताया। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा कि भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। महीने पहले मैं अपने निवास पर कुछ युवा खिलाड़ियों से मिला था और मैं उनसे गप्पे सप्पे कर रहा था, बातें कर रहा था। तो एक खिलाड़ी ने खड़े होकर के कहा कि मोदी जी, दुनिया के लिए आप भले प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे, लेकिन हमारे लिए तो पीएम का मतलब है परम मित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत युवा नेता संवाद के जरिए उनसे मुखातिब हुए और इस दौरान युवा प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुतियां दी, जिसमें भारत की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और समाधानों को दर्शाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान युवाओं के नवोन्मेषी प्रयासों की जानकारी ली और उनसे संवाद भी किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड टनल का उद्घाटन करेंगे। 6.4 किलोमीटर के इस टनल से जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, व्यापार और पर्यटन को भी नए आयाम मिलेंगे। इस टनल से श्रीनगर और सोनमर्ग की दूरी कम हो जाएगी और साथ ही साथ लेह जाने में भी काफी आसानी होगी। इसी को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गांधरबल को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी मॉर्थ वी उमाशंकर जी। सर, कल प्रधानमंत्री इस टनल का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या खासियत है इस टनल की और कितना फायदा होगा लोगों को? कल एक बड़ा शुभ दिन है कि इस टनल को समर्पित किया जाएगा और यहाँ से ट्रैफिक भी छोड़ा जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये टनल आपको रास्ते में आपने देखा ही है, पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है और यहाँ जो बर्फ पड़ती रहती है, ठंड के समय में तो ये इलाका कट जाता है और आप देख भी रहे हैं कि इतनी सुंदर सा दृश्य है कि यहाँ अब ये टनल खुलने के बाद ये समस्या नहीं रहेगी और 365 दिन आपके पास ये सड़क उपलब्ध होगी कि सोनमर्ग से लेके कश्मीर गांधरबल तक अगर पब्लिक जाना चाहें, लोग जाना चाहें तो उनके लिए रास्ता खुला रहेगा। तो लगातार ये सरकार ऑल वेदर रोड पर काम कर रही है। अगर यहाँ की बात की जाए जेड मोड टनल की, इसके बाद भी आगे जो जिला टनल है, आपको लगता है कि वो भी जल्दी ही देश को मिलने वाली है और उसके बाद यहाँ पर टूरिज्म से लेकर और हमारे जो सैनिक है उनको बॉर्डर्स तक की फैसिलिटी आसानी से मिलेगी? ये सब हाँ, सिर्फ यही नहीं, सारे ही जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है और उस तरफ देखें तो लद्दाख में भी काम चल रहा है, जिसमें यहाँ बड़ा सुंदर सा प्रदेश है। यहाँ पर पूरे देश से भी लोग आके यहाँ पर इस समय पे यहाँ आके रह सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से मार्ग बनाया जा रहा है। ये मुख्यतः पब्लिक के लिए भी अच्छा सा एक उपलब्धि स्थापित होगी। तो ये थे हमारे साथ वी उमाशंकर जी, जिनका कहना है कि इसकी शुरुआत के बाद यहाँ एक तो टूरिज्म का सेक्टर बनेगा और दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पे फिलहाल काम चल रहा है। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, गांधरबल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का वो उद्घाटन करेंगे और सोनमर्ग टनल को जेड मोड टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये टनल गगनगीर से सोनमर्ग तक जाती है। इस टनल की मदद से पहलगाम और गुलमर्ग की तरह सोनमर्ग भी साल भर पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। देखिए जेड मोड टनल से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करेंगे और इस टनल के उद्घाटन करने के बाद से श्रीनगर से लेकर सोनमर्ग की दूरी घट जाएगी, क्योंकि किसी भी मौसम में आसानी से सोनमर्ग में आया जा सकता है। इसके अलावा श्रीनगर से लेकर लेह तक की भी दूरी यहां पर घट जाएगी, क्योंकि रास्ता बेहद सुगम हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो सोनमर्ग में टूरिज्म सेक्टर को भी काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि किसी भी समय टूरिस्ट यहां पर आ सकते हैं, जिससे कि तमाम पर्यटकों को बेहद आसानी होगी सोनमर्ग आने के लिए। और साथ ही जो अमरनाथ यात्री हैं उनके लिए भी यात्रा सुगम बनेगी, क्योंकि यहां से बालटाल तक आसानी से जाया जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कल ये टनल कई सारी सौगातें पूरी कश्मीर को देगी, क्योंकि कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर में तेजी से बढ़ावा हो रहा है, जिसमें ये टनल भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, गांधरबल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के शिरडी में महाराष्ट्र बीजेपी के राज्य स्तरीय अधिवेशन में भाग लिया। अधिवेशन में शामिल होने से पहले अमित शाह ने शिरडी मंदिर जाकर साईं बाबा से आशीर्वाद भी लिया। और बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ 2025 को भव्य
और दिव्य बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार एक साथ मिलकर काम कर रही है। अमृत स्नान के लिए आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ में सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और क्या कुछ कहा संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, आइए आपको सुनाते हैं। जो कुंभ में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए हमने 1.5 लाख टॉयलेट बनाए। एक में अनेक हैं जी, एक में अनेक। उन 1.5 लाख टॉयलेट्स को मेंटेन करने के लिए 4.5 लाख सफाई कर्मचारी हैं। उनके ऊपर जो है उसके मैनेजमेंट को देखने के लिए उनको व्यवस्थित ठीक से काम हो, उसके ऐसे 12,000 लोग हैं और 1,000 लोग जो है ऊपर का टॉप मैनेजमेंट देखने वाले हैं। अब ये जो 4,65,000 लोग हैं, इनके रुकने की व्यवस्था भी की है, इनके भोजन की व्यवस्था की है। 4,50,000 लोग वहां पर परमानेंट 1.5 महीने से ज्यादा रहेंगे। अब सफाई कर्मचारी पति पत्नी दोनों हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो क्या करेंगे? वहां 2 महीने के लिए उनका स्कूल भी बनाया ताकि उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो। 15 लाख के आसपास विदेशी सैलानी आएंगे। उनके लिए हमने बहुत सारे टूर्स क्यूरेट किए कि वो आए, वहां पे आकर के कुंभ के अतिरिक्त भी कुंभ के भारत को देखें। वहां हमने इन सब को होस्ट करने के लिए 50 लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी टेंट्स आईटीडीसी ने लगाए हैं। सुविधा देते हुए उनको कुंभ का दर्शन करा सके, इन सब पे काम किया। महाकुंभ में अमृत स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योगी सरकार ने 7,000 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश रोडवेज की तरफ से ये बसें प्रदेश के सभी जिलों से चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए आज से रोडवेज की बसें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी रोडवेज पूरी तरह से तैयार है और कई बसों को सजाया भी जा रहा है। साथ ही साथ मेले तक ले जाने के लिए शटल बसें भी चलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोडवेज की तैयारियों की समीक्षा के दौरान बसों में ओवरलोडिंग नहीं करने और तय किराए से ज्यादा ना लेने के सख्त आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महाकुंभ के दौरान संगम पर जल एम्बुलेंस की शुरुआत की है। चिकित्सा सुविधाओं से लैस और डॉक्टरों तथा वरिष्ठ एनडीआरएफ अधिकारियों द्वारा संचालित ये एम्बुलेंस पूरे आयोजन के दौरान 24 घंटे काम करेगी। एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक डीआईजी मनोज शर्मा ने जल एम्बुलेंस को तैरता हुआ अस्पताल बताया, जो आपात स्थिति के दौरान मौके पर ही उपचार प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, ये ऑक्सीजन सिलेंडर, आपातकालीन दवाओं, मॉनिटर और अन्य चिकित्सा संबंधी आवश्यक चीजों से सुसज्जित है। जल एम्बुलेंस को तेजी से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो जरूरतमंद लोगों को तत्काल देखभाल प्रदान करने के लिए तेज गति से गंगा में तैरती है। मेले के बाद इसे वाराणसी में एनडीआरएफ केंद्र में तैनात किया जाएगा। ये वाटर एम्बुलेंस यहीं संगम क्षेत्र में तैनात रहेगी और इसमें जो भी आधुनिक उपकरण हैं, जैसे मल्टीपैरा मॉनिटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसमें एडी मशीन वगैरह है और जो भी बेसिक इक्विपमेंट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट को चाहिए, वो सारे इसमें इक्विपमेंट मौजूद हैं। और इसमें राउंड द क्लॉक हमारे एक चिकित्सक रहेंगे, डॉक्टर, और उनके साथ 2 हमारे पैरामेडिक इसमें 24/7 तैनात रहेंगे। और इस एम्बुलेंस की खासियत यह है कि ये तुरंत गति से कहीं भी अगर किसी भी व्यक्ति को नहाने के दौरान या घाट पर किसी तरीके की भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसको ये अटेंड करने में सक्षम है। और इसके बाद अस्पताल में इनको आगे शिफ्ट करने के लिए तुरंत ही जहां पर भी एम्बुलेंस अवेलेबल होगी तो उसमें पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देना और प्रवासियों के अनुभवों का लाभ उठाना है।
इसमें 17 देशों के भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में उत्तराखंड में निवेश के अवसर, आतिथ्य और स्वास्थ्य, कौशल विकास, विदेशों में रोजगार, उच्च शिक्षा, बागवानी और जड़ी बूटियों की संभावनाओं पर विभिन्न सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं, आज आप विदेशों में रहते हैं। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आप सभी गौरवान्वित होते होंगे कि आपके पूर्वजों का राज्य, आपका पैतृक स्थान निश्चित रूप से आज तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में आगे बढ़ रहा है। चाहे ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार उद्योग का क्षेत्र हो, या फिर शिक्षा या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हम प्रगति कर रहे हैं। आप लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में जाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपने कार्यों से देश का भी और देवभूमि उत्तराखंड का भी आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और बात करें दिल्ली चुनाव की, तो दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी कर कहा कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन बताया गया। इस पोस्टर में पोस्टर जारी कर भाजपा ने कहा कि दिल्ली में रह रहे यूपी बिहार के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए फर्जी वोटर हैं। वहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सवाल खड़े करते हुए इन्हें आम आदमी पार्टी का रिश्तेदार बताया है। साथ ही साथ भाजपा के पोस्टर में कहा गया है कि पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बताने वाले केजरीवाल को यही पूर्वांचली समाज 5 फरवरी को आपको अच्छे से सबक सिखाएगी। वहीं इससे पहले भाजपा ने एक और पोस्टर जारी कर कहा कि आपदा की सिर्फ एक टोली ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और उनके पीछे शराब घोटाला, दिल्ली के कूड़े के ढेर, जल संकट, दिल्ली में प्रदूषण और सड़कों के गड्ढों को दर्शाया गया है। भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने आप और केजरीवाल को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को 10 गारंटी दी थी, लेकिन अपने किए वादों को केजरीवाल ने पूरा नहीं किया। वो सिर्फ जनता को वोट के लिए झूठे वायदे करते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का काम करने के बजाय बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। 4027 क्लासरूम्स बने, पर पेमेंट इन्होंने ली 7137 की। क्लासरूम 20,000 नहीं बनाए 4027 और पेमेंट ली इन्होंने 7137 की। 10 साल में कोई नया या रेगुलर टीचर हायर नहीं किया। 43,000 permanent teachers and 13,000 guest teachers were present in Delhi schools when there was a need for 62,000 teachers, a shortfall of 6,000 teachers. They promised to make Delhi schools world class, yet over 2 लाख बच्चे जो हैं, they are still deprived of education. ये world class education system है इनका। भाजपा ने आरोप लगाया कि आपने दिल्ली में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को देने का झूठा वायदा करके केवल योजनाओं की घोषणा की, लेकिन उन्हें आज तक लागू नहीं किया। एक नया अस्पताल इन्होंने 10 साल में नहीं बनाया। एंड दे हैव नॉट एडेड अ सिंगल बेड टू एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स फॉलोइंग एन एसीबी आप जानते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जिसने देखा है कि 65,000 फिक्टिशियस पेशेंट्स थे हु वर प्रिस्क्राइब टेस्ट बिटवीन फरवरी एंड दिसंबर। मोहल्ला क्लिनिक्स जो है, दिस आई थिंक इन माय व्यू इज अ testament to the failure of their health policy. दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के मुद्दे पर केजरीवाल के आरोप का भाजपा ने करारा जवाब दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार ने कहा कि भाजपा हर झुग्गी वाले को पक्का मकान दे रही है। भाजपा अभी तक दिल्ली के 4,600 झुग्गियों को मकान दे चुकी है, जबकि केजरीवाल ने झुग्गी वालों का हक छीनकर शीश महल बनाने का काम किया है। जो आदमी झूठ बोलता है उसको हर की बात झूठी लगती है। क्या केजरीवाल बता पाएंगे कि
झुग्गी वालों के लिए क्या किया है उनको। हम पक्का मकान दे रहे हैं हर झुग्गी वालों को, जहाँ रह रहे हैं वहीं पे पक्का मकान दे रहे हैं। 4600 मकान हम दे चुके हैं, लेकिन झुग्गी वालों का हक छीनकर वो अपना शीश महल बनाने का काम करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही आतिशी ने अपने चुनाव खर्च के लिए क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की। सीएम आतिशी ने आज प्रेस वार्ता कर चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली और देश भर के आम लोगों से क्राउड फंडिंग की अपील की। आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा बताए जाने के एक दिन बाद ही भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने एक पत्र लिखकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। कालकाजी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने पत्र के माध्यम से दिल्ली के नागरिकों से उनको लेकर किए जा रहे दुष्प्रचारों पर ध्यान ना देने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि उनके बारे में मुख्यमंत्री पद की बात करना बिल्कुल बेबुनियाद है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं किसी भी पद का दावेदार नहीं हूं। उन्होंने लिखा कि वो पिछले 25 वर्षों से पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी ने उन्हें 2 बार सांसद और 3 बार विधायक बनाया है और इस बार भी कालकाजी से टिकट दिया है। उन्होंने दिल्ली की जनता से आम आदमी पार्टी के झांसे में ना आने की अपील करते हुए कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने शिरडी में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। सम्मेलन में पूरे महाराष्ट्र से हजारों बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया, तो वहीं महाराष्ट्र चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस का भी कार्यक्रम में स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव में राज्य की जनता ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को उनकी जगह बताने का काम किया है। महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी ही सच्ची एनसीपी है, वो तय कर। और जिन्होंने धोखा और विश्वासघात की राजनीति शुरू की, वो शरद पवार जी, और अंतिम धोखा जिसने दिया वो उद्धव ठाकरे जी। दोनों को घर पे बिठाने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। महाराष्ट्र की जनता ने फिर से एक बार मोदी जी की विकास की राजनीति को उस पर ठप्पा लगाने का काम किया है। महाराष्ट्र की जनता ने फिर से एक बार सनातन संस्कृति और हिंदुत्व को महाराष्ट्र मानता है, इस पर ठप्पा लगाने का काम किया है। तो इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।